हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आज इस चैनल पे लेके आया हूँ जो पिछली पिछली साल में 2024 में जो को करिकुलर सब्जेक्ट था, ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर और बीए थर्ड सेमेस्टर और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर तीनों का सेम पैटर्न होता है। तो वही आज मैं लेके आया हूँ। ये क्या एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में जो पेपर हुआ था वो आज मैं कराने वाला हूँ। तो इसमें बने रहे हमारे साथ, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। और इसमें पूरा पूरा एक पेपर सेट लेके आया हूँ मैं, और सभी के आंसर भी दिए गए हैं। आपको इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन मिलेगा आंसर का। तो बने रहे मेरे साथ, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा वृक्ष पर्यावरण आतंकवादी कहलाता है। यानी कि जो आतंकवादी होता है वो कौन सा वृक्ष होता है। यानी पर्यावरण को ऐसा कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए हानि के रूप में हानिकारक होता है। मतलब ऐसा कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। तो वो उसका नाम होता है सफेदा। कौन सा होता है, ये होता है सफेदा। सफेदा कैसा ट्री होता है, सफेदा ये आपको ट्री दिख रहा है, ये सबसे लंबा ट्री है, मतलब बहुत लंबा ट्री है ये वाला। ये आपको ट्री दिख रहा है, ये बहुत लंबा ट्री है। इसकी हर टहनी है, इसका पूरा तनाई क्या होता है, सफेद कलर व्हाइट कलर का होता है। ये आतंकवादी क्यों होता है, इसका इसका एक रीजन है, क्योंकि यह इसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं। और जड़ें लंबी होने के कारण क्या करता है, ये बहुत ज्यादा पानी के लिए अवशोषण करता है। इसके पास जो और जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए पानी की मात्रा कम मिल पाती है। इस वजह से क्या ये आतंकवादी कहलाता है। किसका, पर्यावरण के लिए आतंकवादी कहलाता है सफेदा। इसके बाद बात करते हैं, जो घना पक्षी बिहार है, जो घना पक्षी बिहार है इस किस राज्य में है। जो घना घना पक्षी पक्षी बिहार है किस राज्य में, यह है राजस्थान में। यह है राजस्थान में घना पक्षी बिहार। उसके बाद बात करते हैं, सर्वभक्षी जीव कौन सा है। यानी सर्वभक्षी जीव का उदाहरण क्या है। यानी सर्वभक्षी जीव कौन से होते हैं, पहले तो समझेंगे सर्वभक्षी होता क्या है। तो वे जीव जो मांस भी खाते हैं शाक भी खाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वभक्षी। यानी कि जो सब कुछ खा लेता है, जो मतलब मांस भी खाता है शाक भी खाता है, उसे कहते हैं सर्वाहारी। और उसी को क्या कहते हैं, सर्वभक्षी। तो वो क्या है, मानव। तो इसका उदाहरण है मानव। मानव एक ऐसा ऐसा प्राणी है जो शाक भी खाता है और मांस भी खाता है, इसीलिए इसे कहते हैं सर्वभक्षी जीव कहते हैं। इसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है पारिस्थितिक तंत्र। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्या, कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है। इसमें पूछा गया है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है। तो उसमें जो चार ऑप्शन थे उनमें से कौन सा, ये फल उद्यान दिया हुआ है। ये फल उद्यान है। ये क्या है, ये पारिस्थितिक ये क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। ये क्या है, नेचुरल है। क्योंकि इसके लिए मनुष्य क्या करता है, अपने फल उगाने के लिए, नहीं फल के लिए प्राप्त करने के लिए करता है, इसके लिए खुद से बनाता है। इसी प्रकार से पूछा गया है, पांचवा क्वेश्चन है कि द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण क्या है। जो द्वितीय उपभोक्ता होता है ये क्या होता है। जैसे पहले उत्पादक होते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होता है, फिर द्वितीय उपभोक्ता होता है। तो उत्पादक तो होते हैं हरे पादप, और इसी प्रकार से द्वितीय उपभोक्ता होता है वो क्या है, लोमड़ी है। इसमें जो ऑप्शन दिए थे उनमें क्या थी, लोमड़ी थी। लोमड़ी क्या है, द्वितीय उपभोक्ता है। इसके बाद करते हैं प्राथमिक उत्पादक क्या है। तो प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं, जो स्वयं से अपने आप से स्वयं ही अपना मतलब भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। जैसे इसमें दिया हरा पेड़। हरा पेड़ क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण से मतलब अपना भोजन ग्रहण करता है, मतलब बनाता है। तो ये खुद स्वयं भोजन बनाता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं प्राकृतिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक इसीलिए इसे कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण क्या है। जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है उसका उदाहरण क्या है। द्वितीय उपभोक्ता का तो यहाँ हमने पढ़ा था, भी लोमड़ी था ये। और प्राथमिक उपभोक्ता पूछा गया तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, हिरन है। हिरन क्यों है, क्योंकि हिरन क्या करता है, घास खाता है। हिरन घास खाता है, पत्ती वगैरह खाता है वृक्षों की, इसीलिए क्या हो गया, ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बाद बात करते हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। तो मैंने यहाँ भी आपको बताया था, जैसे ये जो फल उद्यान है, ये फल उद्यान है क्या, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ये है कृत्रिम, और जो तालाब है, नदी झील है, ये सब क्या है, ये है प्राकृतिक। तो इसमें जो क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण इसमें क्या है, वाटर पार्क। वाटर पार्क है वो क्या है, वो तो मनुष्य बनाते हैं वाटर पार्क के लिए। इस प्रकार से वाटर पार्क है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। इसके बात करते हैं, ये क्वेश्चन है नमा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। जो सरदार सरोवर बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो ये क्या है, ये नर्मदा नदी है, उस पर ये सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है ग्लोबल वार्मिंग का। अगला क्वेश्चन इसमें है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग होती क्या, ये देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इसमें तापमान की वृद्धि हो जाती है, इसमें NO2, जितनी नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन सब की मात्रा बढ़ जाती है। इस कारण क्या होता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है।
इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ 11वां, मूल संबंधी पुस्तक, मूल संबंधी पुस्तक का संपादन, जो मूल संबंधी पुस्तक थी, मूल संबंधी पुस्तक थी, उसका संपादन एनसीईआरटी ने किस वर्ष किया था? एनसीईआरटी ने मूल मूल संबंधी पुस्तक निकाले थे, वो किस वर्ष निकाले थे? तो वो निकाले थे 1981 में। वो किस वर्ष निकाली थी? वो निकाली थी 1981 में। इसके बाद बात करते हैं, इसमें लिखा है मूल्य शिक्षा प्रदान कराने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो मूल्य शिक्षा प्रदान कराई जाती है, इसका सर्वोत्तम तरीका क्या है ये पूछा गया। तो इसमें क्या है, मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति करके, यानी मूल्य अच्छे होने चाहिए, मतलब मूल्यों का आदर्श, एक आदर्श रूप में मूल्यों का मतलब विवरण दिया हुआ, तो इसका क्या है, इसकी शिक्षा अच्छे से प्राप्त की जा सकती है। अगर मूल्यों का विवरण आदर्श रूप से दिया हुआ है तो क्या है कि मतलब मूल्यों की शिक्षा अच्छे यानी अच्छी तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सार्वभौमिक मूल्यों का आधार क्या है? जो सार्वभौमिक मूल्य है, इनका मतलब आधार क्या है? तो इसमें पूछा गया जो सार्वभौमिक मूल्य है उनका आधार क्या है? तो सार्वभौमिक मूल्यों का आधार है सत्य। ये सत्य है, ये सार्वभौमिक मूल्यों का आधार है। अगर आप सत्य बोलोगे तो वहां पर क्या सार्वभौमिक मूल्यों का आधार माना जाता है। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मानव मूल्य का अंग्रेजी अनुवाद किस भाषा से लिया गया है? तो मानव मूल्य है, इसका जो मतलब ह्यूमन वैल्यू है, इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है, अंग्रेजी अनुवाद किस भाषा से लिया गया है? तो वो है लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से? वो है लैटिन भाषा से। इसका बात करते हैं बायोगैस, जैव बायोगैस। ये क्या है? जैव गैस होती है, बायोगैस कहते हैं। बायोगैस होता क्या है? तो इसका मुख्य उत्पाद क्या होता है? हम बनाते हैं गोबर गैस प्लांट होता है, गोबर गैस प्लांट से जो गैस बनती है, जो गोबर गैस प्लांट होता है, गोबर गैस प्लांट होता है, जो गोबर गैस प्लांट होता है वहां से क्या होता है, वहां से गोबर गैस प्लांट में जो गैस बनती है उसे क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। और इसमें सबसे प्रमुख अवयव क्या होता है? प्रमुख अवयव होता है मीथेन गैस। मीथेन गैस जो होती है वो इसका प्रमुख अवयव होता है। और मीथेन गैस की गंध तो बहुत ही बुरी, मतलब बहुत बेकार गैस होती है, बेकार बदबू होती है इसकी। मतलब मीथेन गैस की जो मतलब स्मेल होती है बहुत मतलब बेकार होती है, बदबूदार होती है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है, बहुत गैसें भी इसमें मतलब बायोगैस में होती है। इसके बाद बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। 17वें क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वो है बरगद। और वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र क्या है? जो वायुमंडल जो मापा जाता है, जो एटीएम मापा जाता है, एटीएम एटमोस्फेयर जो एटमोस्फेयर जो प्रेशर मापा जाता है, इसके यंत्र का है वो क्या होता है? बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर द्वारा हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं। इसके बाद करते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है वो पूछेगी। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इसमें ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये नहीं है, सॉरी, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये पूछा गया है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये वाली गैस नहीं है, क्योंकि इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है N2O। अब देखो इसमें ग्रीन हाउस गैस होती कौन कौन सी? पहली तो होती है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, फिर होती है CO2। ये गैस क्या है? ये वाली गैसें जो है, ये कौन सी गैस है? ये है ग्रीन हाउस गैस है ये वाली। और इसमें नहीं है पूछा गया तो ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये N2O। ये गैस नाइट्रोजन, ये गैस मतलब ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अहिंसा मूल्य की व्याख्या किसने की थी? जो अहिंसा मूल्य था, अहिंसा मूल्य था, इसकी व्याख्या किसने की थी? तो आपको पता है गांधी जी जो थे वो क्या थे? अहिंसावादी थे। तो उन्होंने क्या किया है? गांधी जी ने ही क्या किया? अहिंसा मूल्य की व्याख्या की है, क्योंकि गांधी जो थे वो अहिंसावादी थे। तो उन्होंने क्या किया है? गांधी जी ने मतलब अहिंसा मूल्य की व्याख्या की है। इसके बाद बात करते हैं मूल्यों का सिद्धांत क्या है? मतलब मूल्यों का सिद्धांत है, मूल्यों का सिद्धांत पूछा गया तो इसमें क्या है? मूल्य मीमांसा क्या है? मूल्यों का सिद्धांत है। इसके बाद बात करते हैं साझा मानव मूल्य, साझा मानव मूल्य और सामाजिक संबंधों, साझा मानव मूल्य और सामाजिक संबंधों से क्या उत्पन्न होती है? तो जो मतलब साझा मानव मूल्य और सामाजिक संबंध है, इनसे क्या उत्पन्न होता है? इन दोनों से, तो इनसे क्या होता है? इनसे होता है वफादारी उत्पन्न होती है। इनसे क्या होता है? इनसे वफादारी उत्पन्न होती है। इसके बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, भोपाल गैस त्रसदी का वर्ष क्या था? जो भोपाल गैस त्रसदी थी उसमें उसमें वो कौन सा वर्ष था? जिस टाइम पे मतलब भोपाल गैस त्रसदी हुई थी उस समय कौन सा वर्ष था? तो पूछा गया वो है 1984। सन 1984 में भोपाल गैस त्रसदी हुई थी। इसके बात करते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो ये तो सभी पता होगा, MS स्वामीनाथन जो थे वो क्या थे? भारत के मतलब भारत के हरित क्रांति के जनक थे।
और इसके बाद बात करते हैं पृथ्वी का सबसे लंबा ऊंचा पौधा, सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है, यानी सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है, सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, तो वो है रेडवुड। जो रेडवुड है इस मतलब ये सबसे लंबा वृक्ष है, जो पृथ्वी का सबसे लंबा वृक्ष है वो कौन सा, रेडवुड है। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ श्वेत क्रांति का संबंध। अब इसमें पूछा गया श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है। जो श्वेत क्रांति है वो किससे है, दूध उत्पादन से है। इसका अगर पूछ लिया जाता कि मतलब इससे पूछा जाता है, अगर मान लो गोल क्रांति क्या, तो गोल क्रांति क्या होती है, वो होती है आलू के लिए, गोल क्रांति होती है वो आलू से संबंधित होती है। इसका बात करते हैं भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था ये किस वर्ष लागू हुआ था, ये होता 1972 में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो पक्षी सबसे ज्यादा पक्षी किस महाद्वीप पर पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पक्षी होते हैं वो किस महाद्वीप पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में। जो दक्षिणी अमेरिका वहां सबसे ज्यादा पक्षी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पारतंत्र की परिकल्पना का प्रतिपादन सर्वेक्षण किस वर्ष किया गया था। जो पारतंत्र की परिकल्पना थी इसका सर्वेक्षण किस वर्ष किया गया था, वो पूछा गया, तो वो किया गया था 1935 में। 1935 में इसका सर्वेक्षण किया गया था। इसका बात की गई है कि जीवोम का अर्थ क्या है, तो जीवोम क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो जीवोम क्या होता है, जीवोम पर यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज रहती है, यानी यहाँ पर पेड़ पौधे भी होते हैं, जीव जंतु भी होते हैं, और रहने का एक प्रकार का जीवोम क्या है, पारिस्थितिक तंत्र होता है, ये पारतंत्र ही होता है, तो इसे कहते हैं जीवोम। तो जो वहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे पेपर में, उसमें क्या था, स्थलीय पारतंत्र था, वो इसका सही आंसर था। इसके बात करते हैं कान्हा राष्ट्रीय पार्क। कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, तो जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है वो पूछा गया, तो पूछा गया बाघों के लिए, जो बाघ थे, जो टाइगर है उसके लिए, उनके लिए मतलब ये पार्क जो है ये कान्हा राष्ट्रीय पार्क है, ये बाघों के लिए फेमस है वहां। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पादप कौन सा है, तो आप सभी पता ही होगा कि जो पीपल होता है, पीपल मतलब ये ऑक्सीजन बहुत सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पीपल पादप होता है। जैसे कहते हैं पीपल पात सरसमन डोला, पीपल का जो पत्ता तो हमेशा डोलता रहता है, नहीं हमेशा क्या करता है, ये करता है मतलब ऑक्सीजन देता रहता है। इसके बात करते हैं भारत में बाघों की सबसे अधिक जो संख्या है वो किस राज्य में है, सबसे अधिक जो मतलब बाघ है, जो टाइगर है, किस राज्य में, वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा जीव स्वयं पोषी है, यानी स्वयं पोषी है कौन सा जीव है, यानी ऐसा कौन सा जीव है जो स्वयं भोजन बनाता है, जैसे कि पादप बनाते हैं उसी प्रकार से ऐसा कौन सा जीव है जो स्वयं भोजन बनाता है, तो वो क्या होता है, शैवाल। जितने भी शैवाल होते हैं ये खुद से अपना भोजन बनाते हैं। इसमें कुछ अपवादी होते हैं, परंतु क्या है, शैवाल अधिकतर अपने खुद से ही भोजन बनाते हैं, स्वयं पोषी इसीलिए कहलाते हैं ये वाले। इसका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय क्या दिया हुआ है कि मतलब भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, तो भारत के जो पारिस्थितिकी तंत्र के जनक है वो कौन है, वो रामदेव मिश्रा। तो इसमें क्या सही ऑप्शन हो जाएगा, रामदेव मिश्रा हो जाएगा सही ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम उपयोग हुआ था। जो सबसे पहले उपयोग पारिस्थितिक तंत्र का कब हुआ था, ये हुआ था 1935 में। ये 1935 में क्या इसके तंत्र का क्या होता मतलब उपयोग हुआ था। इसके लिए पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे पहले कब बोला गया था, 1935 में बोला गया था। इसमें पूछा गया तो पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र ये शब्द का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो टॉन्सले थे। उन्होंने सबसे पहले ये पारिस्थितिक तंत्र का क्या किया था, उपयोग किया था, मतलब ये इन्होंने सबसे पहले ये शब्द के लिए बोला था, इन्होंने उपयोग किया था पारिस्थितिक तंत्र के लिए, जो ट्रांसलेशन उन्होंने उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन कौन सा, अगला क्वेश्चन पूछा गया जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, ये काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, ये मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध क्यों है, तो इसमें क्या है, एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं, एक सींग वाले गैंडों के लिए क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, ये क्या है, ये मतलब प्रसिद्ध फेमस इसीलिए जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, जो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये स्थित है देहरादून में। तो ये वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता है तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से क्या है, गाय है प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि गाय क्या करती है, घास खाती है और पत्तियां वगैरह खा लेती है,
चारा खाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो आपको पता ही होगा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल एटमोस्फेयर में 21%, 21% क्या है, ऑक्सीजन पाई जाती है। और इस प्रकार से अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन होती है वो कितनी पाई जाती है, ये पाई जाती है 78.6। ये क्या है, इतनी नाइट्रोजन इतनी पाई जाती है 78.6 क्या होती है, एटमोस्फेयर में मतलब ये नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है। जो अपघटक है यानी कि जो जैसे अपघटक सबसे लास्ट में क्या होता है, सबसे लास्ट में क्या होता है, सबसे लास्ट जो चेन फूड चेन होती है, फूड चेन में सबसे लास्ट में आते हैं जीवाणु, सबसे लास्ट में आते हैं अपघटक। तो उनमें अपघटक में क्या है, अपघटक का उदाहरण क्या है, जीवाणु। क्योंकि ये अपघटक पूरी, अगर कोई बॉडी है, किसी का बॉडी पार्ट पड़ा है तो उसके लिए अपघटित कर देते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो जीवाणु जितने होते हैं ये मतलब सड़ाकर या गलाकर उसका अपघटन कर देते हैं। बॉडी होता है, कुछ भी होता है, जैसे मान लो सबसे जो हाईएस्ट उपभोक्ता होता है, सबसे हाईएस्ट उपभोक्ता है, उसकी मृत्यु के बाद में जीवाणु होते हैं उसके लिए अपघटित कर देते हैं उसकी बॉडी के लिए, फिर वो वही साइकिल चलने लगती है, जो चैन होती है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो जीव मांस को और पौधों को खाते हैं क्या कहलाते हैं। जो जीव मांस को और पौधों को खाते हैं उसे सर्वाहारी, उसे कहते हैं सर्वाहारी। जो जीव मांस को और पौधों दोनों को खाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वाहारी। जैसे कि मैंने आपको बताया था मानव, मानव इसका क्या है, उदाहरण, उदाहरण के तौर पर क्या है मानव, उदाहरण क्या है ह्यूमन। जितने भी ह्यूमन है वो सब क्या होते हैं, मतलब क्या कहलाते हैं, ये सर्वाहारी कहलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है स्वच्छ जलीय पारतंत्र। जो स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है का उदाहरण क्या है। अब इसमें दिया हुआ है तालाब। आप लोग समझ रहे होंगे कि तालाब तो बहुत गंदा होता है, तालाब में बहुत ज्यादा कहां से स्वच्छता होती है, पहले जो तालाब थे वो बहुत स्वच्छ थे, बहुत साफ थे, तो इसीलिए पहले के डेटा के बेस पर आधार पर ये बोल रहे हैं कि स्वच्छ जलीय पारतंत्र क्या, पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो उसमें क्या है, झील या तालाब होते हैं। इसका कहते हैं तालाब एक है, इसे पूछा गया तालाब एक है, ये क्या है, ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। जो तालाब है ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि खुद से डेवलप होता है, क्योंकि इंसान द्वारा नहीं बनाया जाता है। इसीलिए क्या इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो इन्वायरमेंट शब्द पूछा, ये इन्वायरमेंट शब्द है, ये किस भाषा के इन्वायरमेंट से लिया गया है। तो इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा के इन्वायरमेंट से लिया गया है, तो ये क्या है, फ्रेंच भाषा जो है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ये इन्वायरमेंट शब्द ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कितने भाग पर जल फैला हुआ है। तो पृथ्वी के कितने भाग पर जल फैला हुआ है, तो पृथ्वी के 73% भाग, 73% भाग पर क्या है, जल फैला हुआ है। जो पृथ्वी पर 73% है, इस पर क्या है, जल फैला हुआ है। इसका बात करते हैं वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं। जो वायुमंडल है इसकी सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। अब यहाँ पर आपको देखें कुछ परतें दी हुई हैं, यहाँ पे कुछ परतें हैं वायुमंडल की परतों का, ऊपर से यानी ऊपर से नीचे की ओर क्रम है। इसमें क्या है, ये ऊपर से नीचे की ओर क्या है, क्रम है। तो यहाँ पर ये वाला देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर क्या है, क्रम है। तो सबसे ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, सबसे ऊपर पाई जाती है वायुमंडल। सबसे ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, सबसे ऊपर होती है वायुमंडल। उसके बाद हम बात करते हैं उसके नीचे कौन सी, दूसरे नंबर पर होती है उष्णमंडल, तीसरे नंबर पर होती है मध्यमंडल, फिर उसका होती है संताप मंडल, और सबसे नीचे क्या होती है क्षोभ मंडल। ये मध्यमंडल देखो बीच में दिया है, इसलिए मध्यमंडल कहते हैं। ये 5 परतें दी होती है वायुमंडल में, 5 प्रकार की परतें होती है। सबसे नीचे होती है क्षोभ मंडल, उससे ऊपर होती है संताप मंडल, उससे ऊपर होती है मध्यमंडल, उसके ऊपर होती है ऊष्मा मंडल, उससे ऊपर क्या होती है, सबसे ऊपर क्या होती है, वायुमंडल होती है। ये सबसे बाहर की ओर होती है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे वायुमंडल कहते हैं। इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सुंदरवन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है आहार यानी खाद्य श्रृंखला। जो फूड चेन है, फूड चेन का प्रारंभ होता है, ये किससे होता है, जो स्टार्टिंग फूड चेन कहाँ से होती है, जो प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, ये आहार जो फूड चेन होती है इसका क्या होता है, इसका मतलब स्टार्ट होती है यहाँ से फूड चेन जो क्या है, यहाँ से प्रकाश संश्लेषण से फूड चेन स्टार्ट होती है। क्योंकि यहीं से क्या होता है, उत्पादक जो होते हैं, उत्पादक होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। इसी उत्पादक के बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, इसके बाद में अपघटक आते हैं। वो सब क्या है, जो फूड चेन है इसका शुरुआत कहाँ से होती है, प्रकाश संश्लेषण से होती है। इसका पूछा गया कि पारतंत्र में मानव क्या है। तो पारतंत्र में मानव जो है
वो सर्वाहारी है, क्योंकि ये मांस भी खाता है, पेड़ पौधे मतलब ये मतलब प्लांट्स के भी भाग खाता है, मतलब मांस भी खाता है, इसीलिए क्या होता है ये सर्वाहारी होता है। मानव जो है वो सर्वाहारी है। इसका कहते हैं चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन था, ये किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि जब जब वन कट रहे थे तो वहां पर क्या किया था हम लोग, औरत जो थी औरतों ने क्या किया था, मतलब पेड़ पौधे पेड़ों से लिपट गई थी और इसे क्या नाम दिया गया था, इसीलिए इसके चिपको आंदोलन दिया नाम दिया गया था। तो ये किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सबसे अधिक स्थायी, जो सबसे अधिक स्थायी पारतंत्र है वो कौन सा है? यानी सबसे अधिक जो स्थायी पारतंत्र है वो कौन सा पारतंत्र है? वो है समुद्र। तो समुद्र सबसे बड़ा होता है, समुद्र बड़ा भी होता है, इसलिए क्या होता है सबसे अधिक स्थायी पारतंत्र कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि रिक्टर पैमाना, जो रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल क्या नापती है, रिक्टर स्केल द्वारा क्या मापा जाता है? तो जितनी भूकंपीय तरंगे होती है, जितने भूकंपीय तरंगों का आयाम होता है वो सब क्या है, मतलब भूकंपीय तरंगों का आयाम किससे? रिक्टर पैमाने, रिक्टर स्केल से मापा जाता है। इससे मालूम पड़ जाता है कि मतलब भूकंप कितनी तेज आने वाला है, कितनी तेजी से आया था। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, भारत में सुनामी कब आई थी? जो भारत में सुनामी आई थी ये कब आई थी, ये पूछा गया है। तो जो भारत में सुनामी आई थी 2004 में आई थी। जो 2004 में क्या हुआ था, 2004 में भारत में सुनामी आई थी। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पत्तियों की दोनों सतह पर स्टोमेटा किसमें पाए जाते हैं? जो पत्तियां होती हैं, जैसे जैसे ये पेड़ पौधे होते हैं जमीन पर लगे हुए, इनमें क्या एक साइड, निचली साइड में स्टोमेटा लगे हुए होते हैं, और जल में उत्पन्न होते हैं। जो मतलब पेड़ पौधे, जितने भी जो पौधे होते हैं वो जल में होते हैं। जलोद विधि का मतलब होता है जल में पाए जाने वाले, जो जितने भी जल में पाए जाते हैं वृक्ष या फिर मतलब पेड़ पौधे, उन्हें जलोद पादप कहते हैं। तो इनकी दोनों सतहों पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। मतलब पत्तियों की नीचे साइड भी, ऊपर साइड भी स्टोमेटा होता है, ऊपर नीचे साइड भी स्टोमेटा होता है। तो जितने भी जल में पौधे पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, तो स्टोमेटा दोनों साइड होता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक वृक्ष, निम्न में से कौन सा एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है? ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कौन सा वृक्ष हानिकारक है? ये हमने पहले भी क्वेश्चन नंबर पहला ही है कि सफेदा जो है क्या है, पाचन के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं और आसपास के जो पेड़ों को पानी की मात्रा कम मिल पाती है, इसीलिए पारतंत्र के लिए क्या हानिकारक है, क्योंकि दूसरे पौधों के लिए पानी लेने नहीं देता है, खुद सब अवशोषण कर लेता है, फिर मतलब आसपास के पेड़ पौधे सूख जाते हैं। और इसके बाद बात करते हैं जो पर्णहरित पाया जाता है, जो होता है क्या, जो पर्णहरित होता है, जो पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है उत्पादकों में। उत्पादकों में क्यों पाया जाता है? क्योंकि उत्पादक जो क्या होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है, ये पर्णहरित पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसीलिए क्या उत्पादकों में क्या पर्णहरित पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन से पौधे का सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? अरे जो ऑप्शन थे उन ऑप्शन में दिया गया कि इनमें सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं था? वो था मैग्नीशियम, क्योंकि ये कौन सा है, ये दीर्घ, ये कौन सा मैग्नीशियम है, इसे दीर्घ कहते हैं, इसे कहते हैं दीर्घ पोषक तत्व। दीर्घ या फिर दीर्घ कहते हैं, या फिर कहते हैं इसे मुख्य। ये क्या मुख्य कहते हैं इसे, या फिर कहते हैं दीर्घ। ये कौन सा है जो मैग्नीशियम है, ये कौन सा है, मतलब ये या तो दीर्घ होता है या तो मुख्य होता है, इसीलिए, और ये लघु होता है नहीं, ये सूक्ष्म पोषक तो नहीं है, तो कौन सा है? मैग्नीशियम। इसके बाद बात करते हैं इसमें कुछ और मैग्नीशियम के इनमें सूक्ष्म और दीर्घ जो पोषक तत्व है, इनकी कुछ मतलब ट्रिक भी होती है, जैसे कि मैं आगे लेके आऊँ इसके लिए। इसमें ये जो रखे हैं, ये कितने मतलब जो पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व ये है, और मुख्य पोषक तत्व या दीर्घ पोषक तत्व क्या है, ये वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो दे रखे हैं, ये लिटमस, बोरॉन, कॉपर, आयरन और मैग्नीज, जिंक और मोलिडियम और क्लोरीन, ये कौन से तत्व है? ये है सूक्ष्म पोषक तत्व। ये कौन से तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व। और ये फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम दोबारा गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर और मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, ये कौन से ये मुख्य पोषक तत्व है, फिर एक है यहाँ ही दीर्घ पोषक तत्व। तो इनकी कुछ ट्रिक होती है, इसमें लिखा है पी के का कौन सा मग, इसमें से इसका उदाहरण है पी के कौन सा मग, पी के कौन सा मग। इसमें क्या, इसका मतलब एक ट्रिक होती है, पी के कौन सा मग। तो इसमें ये क्या है, ये दीर्घ पोषक तत्व है, और ये कौन से, ये लघु पोषक तत्व है, फिर सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसके बाद देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या था, महानगरों में होने तो धूम्रकोरा होता है,
ये किसका परिणाम होता है? इसमें क्या है? वायु प्रदूषण। जितने भी बड़े बड़े शहर, वहां आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। उसमें एक जो धुआं होता है, उससे क्या होता है? उससे मतलब एक कोहरा टाइप का छा जाता है, उससे क्या कहते हैं? इसका परिणाम क्या है? वायु प्रदूषण। क्योंकि वायु में बहुत ज्यादा ये मतलब पोल्यूशन होता है, इसलिए धूम कोहरा छाता है, इसलिए वायु प्रदूषण से ही मतलब धूम कोहरा होता है। जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा मतलब पोल्यूशन होता है। तो इसीलिए क्या है, इसमें क्या है? जो वायु प्रदूषण होता है, उसी कारण क्या धूम कोहरा आ जाता है। इसके बाद कहते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, थार मरुस्थल परिस्थिति तंत्र। जो थार मरुस्थल है, उसका उस पारिस्थितिक तंत्र का घटक क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का घटक क्या है? तो वह है ऊंट। जो ऑप्शन दिए थे उनमें से ऊंट है, वो क्या है? मरुस्थल के थार मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र का घटक है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? ये देख लेना आप, ये याद कर लेना। जो मुख्य पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व में क्या आता है? फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम द्वारा गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। इसमें होता है पीके का कौन सा अम्ल? ये होता है लिब्बा, क्यों फिर मंजन, मोल किया। ये होता है स्केट्रिक होता है पीके का कौन सा अम्ल? ये कैसे भी आप याद कर लेना, मैंने तो ट्रिक के हिसाब से याद किया है। अब आपको जैसा उचित लगे उस हिसाब से याद कर लेना। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वायु प्रदूषण का उदाहरण। जो वायु प्रदूषण है, इसका मुख्य उदाहरण क्या है? तो इसका मुख्य उदाहरण है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा होती है वायु प्रदूषण का मुख्य उदाहरण होती है। इसके बाद बात करते हैं भोपाल गैस दुर्घटना में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? तो जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो वो कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके लिए क्या कहते हैं? MIC भी कहते हैं इसके लिए। इसे MIC भी कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड थी भोपाल गैस दुर्घटना में। ये क्या थी? ये गैस का रिसाव हुआ था, तभी भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। इसके बाद बात करते हैं वृक्ष विहीन बायोम कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा बायोम है, ऐसा कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है जहां पर वृक्ष नहीं फैलाते हैं? वो होता है टुंड्रा क्या मतलब? टुंड्रा में बहुत ज्यादा क्या है? बर्फ होती है, तो वहां पर वृक्ष होते ही नहीं है। वहां बहुत अधिक मात्रा में मतलब बहुत अधिक मात्रा में बर्फ होती है, तो वहां पर मतलब पेड़ पौधों का होना होता ही नहीं है। इसीलिए क्या ये वृक्ष विहीन बायोम कहलाता है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन है, घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला में उच्च स्थान पर होगा। सबसे ऊंचे स्थान पर जो खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें सबसे उच्च स्थान में उच्च उपभोक्ता होता है, वो होता है बाज। क्योंकि बाज होता है, ये सबसे उच्च स्थान पर होता है, इसीलिए खाद्य श्रृंखला सबसे उच्च स्थान पर क्या होता है? बाज होता है। इसका बात करते हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है, कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है कहाँ पर स्थित है? स्थित है कोलकाता में। तो ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। इसके बाद करते हैं सुनामी लहरों का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी लहरें हैं, इनका मुख्य कारण क्या है? इनका मुख्य कारण है समुद्र में भूकंप क्षेत्र। समुद्र में जो भूकंप आता है, उसके कारण क्या होता है? सुनामी लहरें आती है। अगर जैसे समुद्र में अगर भूकंप आए, तो उनसे क्या सुनामी लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है उसमें राष्ट्रीय कृषि वानिकी। जो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित झांसी में स्थित है। जो राष्ट्रीय कृषि वानिकी जो अनुसंधान है, कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है, ये वाला। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस जो गैस है वो कौन सी नहीं है? तो वो है नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मैंने भी आपको तो ग्रीन हाउस गैस होती कौन सी है? ये होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन सी है? ये गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैस है, और नाइट्रोजन गैस नहीं है। इसके बाद कहते हैं अगला क्वेश्चन इसमें है प्रथम पृथ्वी जो अगला क्वेश्चन इसमें क्या है? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, ये कहां पर संपन्न हुआ था? तो ये संपन्न हुआ था रियो डी जेनेरो में। कहा? रियो डी जेनेरो में प्रथम शिखर सम्मेलन, जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, ये कहा? रियो डी जेनेरो में संपन्न हुआ था। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? मैंने अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत की राष्ट्रीय नदी है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? वो गंगा है। ये सबको पता ही है, भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। इसके बाद करते हैं पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? जो पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि। क्योंकि जनसंख्या जितनी ज्यादा बढ़ रही है, उसी प्रकार से लोग बहुत प्रकार के प्रदूषण करते हैं, बहुत ज्यादा गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो धुआं होता है। कारखाने जितने भी है, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी कारखानों की संख्या बढ़ेगी। उसी प्रकार से क्या जनसंख्या में जितनी वृद्धि होगी, उसी प्रकार से
पर्यावरण प्रदूषण होता रहता है। इसके बात करते हैं टेहरी बांध परियोजना। तो टेहरी बांध परियोजना ये कहाँ स्थित है? ये भागीरथी नदी पर स्थित है। तो टेहरी बांध परियोजना है ये कहाँ है? भागीरथी नदी पर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि WWF का जो WWF है रेसलिंग जो होता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो इंग्लैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड में स्थित है। इस प्रकार से दिया गया मतलब अगला क्वेश्चन है भारत में एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? एनजीटी का मुख्यालय भारत में कहाँ है? नई दिल्ली में है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो रुड़की में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी के लिए बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी जो नदी है, कोसी नदी के लिए बिहार का शोक कहा जाता है। और जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी के लिए कहते हैं बंगाल का शोक। तो बिहार का शोक कौन सा है? बिहार का शोक है कोसी नदी। बिहार का जो शोक है उसे कहते हैं कोसी नदी के लिए कहते हैं। और बंगाल का जो शोक होती है, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक वो कौन सी है? वो है दामोदर, वो है दामोदर। वो कौन सी नदी है? बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी और बंगाल का शोक कौन कहलाती है? वो कहलाती है दामोदर नदी। इसके बाद अगले क्वेश्चन दिया हुआ है जो वन अनुसंधान संस्थान है, वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है देहरादून में। ये वन अनुसंधान संस्थान कहाँ? देहरादून में स्थित है। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें धानों के खेतों में बड़ी मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? तो धान जो खेत होते हैं, जो धान के खेत में सबसे अधिक मात्रा में मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस निकलती है। तो मीथेन गैस धानों के खेत में अधिक मात्रा में निकलती है। इसके बाद कहते हैं कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल शोक में मैंने बताया था दामोदर नदी है, ये बंगाल का शोक कहलाती है। और अगला क्वेश्चन है वैश्विक गांव किस युग की अवधारणा है? जो वैश्विक गांव है, वैश्विक गांव किस युग की अवधारणा है? तो ये अभी आधुनिक युग की क्या है? अवधारणा ये वाली। इसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया जब एक विशालकाय भवन को बाजार के रूप में बदल दिया था तो वह क्या? जैसे आपने देखा होगा जो शहरों में क्या होते हैं, मॉल होते हैं तो उसमें एक भवन नहीं होता, बड़ा सा घर, मतलब घर टाइप का होता है। उसमें कई प्रकार की दुकानें होती है, बहुत ज्यादा शॉप होती है, हर प्रकार की चीज मिल जाती है। उसमें एक मार्केट के रूप में बनाए जाते हैं मॉल के लिए। तो उसे क्या कहते हैं? जो विशाल भवन होते हैं बाजार के रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या कहेंगे? शॉपिंग मॉल कहते हैं उनके लिए। तो उन्हें कहते हैं शॉपिंग मॉल कहते हैं। इस प्रकार से दिए गए वायुमंडल में 78.6 गैस कौन सी होती है? तो ये कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। जो नाइट्रोजन गैस है ये वायुमंडल में 78.6% पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी? तो वैश्वीकरण कब प्रारंभ हुआ था भारत में? ये होता 1991 में, 1991 में क्या हुआ? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया चालू हुई थी, मतलब स्टार्ट हुई थी तब अब से। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसको भारत का राष्ट्रीय जल पशु घोषित किया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय जल पशु है वो कौन है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। जलीय पशु कौन सा? राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा? गंगा डॉल्फिन है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन सबसे अधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किस नगर में? वो है कानपुर में। जो कानपुर है, कानपुर में सबसे अधिक क्या है? प्रदूषण है, नहीं पॉल्यूशन है। इसके बाद करते हैं उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? जो लायन सफारी है, लायन सफारी मतलब शेर से बात किया जहाँ पर जहाँ शेर देखने के लिए अधिक मिलते हैं उत्तर प्रदेश में वो है इटावा। तो ये इटावा है जहां पर हमें सबसे ज्यादा मात्रा में शेर यानी लायन देखने के लिए मिलते हैं। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मिथाइल आइसोसाइनाइड जो MIC है, ये जो भोपाल गैस की दुर्घटना में हुई थी, इससे संबंधित है क्या दुर्घटना? भोपाल गैस दुर्घटना से संबंधित है। किसी टाइम पे भोपाल में जो MIC जो मिथाइल आइसोसाइनाइड था ये स्रावित हो गया था, इसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पौधों का कौन सा भाग नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है? नहीं, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें पौधे का कौन सा पार्ट है जिसमें क्या जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं वो पाए जाते हैं जड़ में। तो जड़ होता है, जड़ में आपने देखा जैसे दाल की जड़ें होती है, दाल की जड़ें थोड़ी इस प्रकार से होती है, उसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? नोड पाए जाते हैं। नोड मतलब इस प्रकार छोटे छोटे इस प्रकार के गोल गोल पाए जाते हैं। उनके कभी फोड़ के देखो उसमें कुछ पिंक टाइप का, रेड टाइप का जो निकलता है उसे क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु भरे हुए होते हैं। तो जितने भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु दाल होती है उनके जड़ों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार कौन सा भाग होता है? वो होता है जड़। इसके बाद करते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? नए आर्थिक सुधारों का नए अंग कौन सा नहीं है? तो वो क्या है? केंद्रीकरण। ये केंद्रीकरण क्या है? नए आर्थिक सुधारों का मतलब क्या नहीं, अंग नहीं है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था? तो वो कौन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने उदार आर्थिक नीति का क्या किया था? समर्थन किया था। तो वो तो कौन थे? वो थे एडम स्मिथ। स्मिथ। अब एडम वो आए फ्री फायर वाले एडम नहीं है, ये क्या है? ये एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने समर्थन किया था इसका, उदार आर्थिक नीति का। इसके बाद बात करते हैं पार्ले जी है, जो पार्ले ग्रुप है, पार्ले जी, जो पार्ले जी है, ये थम्सअप थी, पहले थम्सअप आती थी। उस नाम का ब्रांड को यानी जो पार्ले जी की जो थम्सअप थी, पार्ले जी ग्रुप का क्या एक थम्सअप था, थम्सअप नाम का ब्रांड था। ये किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? इससे कोको कोला जो थी, कोको कोला ने इसके लिए, पहले थम्सअप आती थी, थम्सअप अब भी आती है, जो थम्सअप है इसके लिए किस कंपनी ने खरीद लिया है? वो है कोको कोला कंपनी। नहीं, पार्ले जी ग्रुप का थम्सअप नाम का ब्रांड था, इसके लिए कोको कोला ने खरीद लिया है। इसे बात करते हैं जिम कार्बेट, जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस राज्य में उपस्थित स्थित है? सॉरी, ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में स्थित है? ये है क्या? उत्तराखंड में। ये कौन से किस राज्य में? ये है उत्तराखंड में। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन सुन दिया, गंगा एक्शन प्लान। जो गंगा एक्शन प्लान है, गंगा एक्शन प्लान में क्या होता है? जितने भी मतलब इसमें क्या है, गंगा के पानी है, गंगा के पानी के लिए साफ किया गया था, प्यूरिफाई किया गया था, मतलब सफाई की गई थी गंगा की। तो वही इसमें पूछ रहे हैं कब प्रारंभ होता है? ये होता है 1986 में, यानी 1986 में ये मतलब तो गंगा एक्शन प्लान था। इसमें गंगा की सफाई की गई थी, इसके पानी के लिए प्यूरिफाई किया गया था। कब हुआ था? 1986 में इसका प्रारंभ हुआ था, गंगा एक्शन प्लान का। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें है, भारत के महान मरुस्थल, भारत के महान मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। महान मरुस्थल रूप में किसे जाना जाता है? वो होता है थार का मरुस्थल। यानी इसका पता है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? थार का मरुस्थल है। तो इसलिए महान मरुस्थल के रूप में इसे जाना जाता है, इसे जाना जाता है थार के मरुस्थल के लिए। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण ऊर्जा। जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण ऊर्जा है, ये मतलब ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसमें पूछा गया जल विद्युत, क्योंकि इसमें जल विद्युत होता है, इसमें ऊर्जा का अधिक ऊर्जा खर्च नहीं होती, क्योंकि इसमें कहता है जो मतलब जो चक्री होती है, चक्री टाइप की होती है, उनपे पानी गिरता है, जैसे नहरों में आपने देखा होगा, बांध बनते हैं, बांधों से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, बांधों की ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट की जाती है। तो इसमें क्या, ऊर्जा का बहुत मतलब इसमें बहुत कम प्रदूषण होता है ऊर्जा का। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, यूएनईपी है, जो कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1972 में स्टार्ट हुआ था। ये जो संयुक्त यूएनपी है, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये होता 1972 में। बस इतने ही क्वेश्चन थे, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितने अपने साथ वाले बरेली कॉलेज के हैं या फिर एनजेपी यूनिवर्सिटी से जितने भी लोग हैं, जितने भी मतलब स्टूडेंट हैं या फिर भाई लोग बहन लोग हैं, वो क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मैं आपका छोटा भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।